दोस्तों क्रैक में आपका स्वागत है। मैं आज वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन का जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का जो क्वेश्चन पेपर था वो आज सॉल्व करने जा रहा हूँ। पहले एग्ज़ाम के बारे में बता दें। एग्ज़ाम 200 मार्क्स का था, 100 क्वेश्चन था, एवरी क्वेश्चन 2 मार्क्स और टाइम था 2 आवर्स और गलत आंसर करने पे नेगेटिव मार्किंग था 0.66 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर इज। द वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में रेक्टिफायर का क्या काम है। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में एमोनिया एज ए रेफ्रिजरेंट और वाटर एज ए एब्जॉर्बर यूज़ किया जाता है। तो इसको समझने के लिए मैं पहले से एक डायग्राम ड्रॉ करके रखा हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। ये है डायग्राम, देखिए ये है एक्सपांसन वाल्व। एक्सपांसन वाल्व से जो एमोनिया इवेपोरेटर में जाता है वो लिक्विड स्टेट में रहता है, फिर यहाँ लैटेंट हीट लेके इवेपोरेट होता है, ओके एब्जॉर्बर में जाता है, एब्जॉर्बर में वाटर के साथ मिक्स होता है, उसके बाद ये जनरेटर में जाता है। जनरेटर में यहाँ दोनों वेपराइज होता है, लेकिन कंडेंसर में मुझे एमोनिया को सिर्फ भेजना है वेपराइज, क्योंकि वाटर वेपर अगर गया तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्या करेगा, पहले ये एमोनिया का जो कैपेसिटी है उसको रिड्यूस कर देगा, उसके बाद ये एक्सपांसन वाल्व को क्लोज कर देगा। तो ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर एनालाइज़र लगाया गया है। ये एनालाइज़र क्या करता है, ये एनालाइज़र कूलिंग का काम करता है। तो यहाँ पर जो वाटर वेपर रहेगा उसको कूल कर देगा, कूल कर कंडेंस होकर वाटर वेपर कंडेंस होकर वाटर पार्टिकल में कन्वर्ट होगा, फिर एब्जॉर्बर में चले जाएगा। और यहाँ से जो एमोनिया वेपर और अगर कुछ वाटर वेपर भी गया, रेक्टिफायर भी कूलिंग का काम करता है। ये वेपर को कूल करता है, कूल कर एमोनिया को ड्राई आउट करके ये कंडेंसर में भेजता है। कंडेंसर में ये कंडेंस होकर एमोनिया फिर रिसीवर, फिर एक्सपांसन वाल्व होकर इवेपोरेटर में जाता है। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलते रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि रेक्टिफायर का वेपर सिस्टम में क्या काम है। तो दोस्तों देखिए, मैंने पहले ही बताया ये कूलिंग का काम करता है। ये जो वेपर एनालाइजर से आता है उसको कूल करता है। तो देखिए बी जो ऑप्शन बोला गया है, टू कूल द वेपर लिविंग द एनालाइजर, इज ए करेक्ट आंसर। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको GICMCQ.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस द हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू। मतलब नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में Q2 - Q1 मतलब कितना हीट एक्सचेंज हो रहा है, ये कितना होगा और इक्वल टू कितना। तो दोस्तों एक सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा पहले आपको बता दें नॉन फ्लो प्रोसेस क्या होता है। नॉन फ्लो प्रोसेस मतलब ही फ्लो मटेरियल इनपुट आउटपुट जीरो, मतलब कोई फ्लो नहीं होगा। और यहाँ पर बोला गया है नॉन फ्लो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो एक सिंपल सा प्रूफ है। हम जानते हैं इंथैल्पी H इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी U प्लस P इंटू V। तो अगर इसका सिंपली हम डेरिवेटिव करें, DH मतलब इंथैल्पी चेंज इज इक्वल टू DU मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस P dV प्लस VdP, ये सिंपल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। तो लेकिन यहाँ पर बोला गया है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस मतलब प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब P2 - P1 इज इक्वल टू 0, मतलब dP इज इक्वल टू 0। तो देखिए dP इज इक्वल टू 0 हुआ तो ये कट जाएगा, रहेगा क्या, du प्लस P dV। और दोस्तों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू होता है, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू V2 - V1 मतलब P dV। तो सिंपली इसकी जगह में हम लिख सकते हैं वर्क डन, तो du प्लस डेल W। अच्छा दोस्तों यहाँ पर डेल W लिखे और यहाँ पर du लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि ये W हीट ये सब होता है पाथ फंक्शन, और पाथ फंक्शन होने के कारण ये होता है इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल और ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो du होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल, जैसे जो पॉइंट फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन मतलब U H P V ये सब होगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जैसे इंथैल्पी D इज इक्वल टू ये आया। और फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि डेल Q इज इक्वल टू du प्लस डेल W। तो देखिए यहाँ पर जो है du प्लस डेल W, इसकी जगह में डेल Q हम लिख सकते हैं, डेल Q मतलब Q2 - Q1। तो सिंपली देखिए जो हीट जो एक्सचेंज हो रहा है Q2 - Q1, ये इंथैल्पी चेंज मतलब H2 - H1 के साथ इक्वल हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D।
क्वेश्चन नंबर 3, लीनियर मिक्सचर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग। तो लीनियर मिक्सचर कब जरूरत पड़ता है? तो दोस्तों लीनियर मिक्सचर समझ, लीन और रिच ये दोनों एयर मिक्सचर समझने के लिए आपको इक्विवेलेंट रेशियो समझना पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर ये क्या होता है? ये होता है इक्विवेलेंट रेशियो इज इक्वल टू एक्चुअल फ्यूल बाई एयर रेशियो डिवाइडेड बाई stoichiometric fuel air ratio ये होता है ये होता है इक्विवेलेंट रेशियो। तो इक्विवेलेंट रेशियो अगर एक से ज़्यादा होता है तो ये होगा रिच मिक्सचर, और अगर एक से कम हुआ तो वो होगा लीन मिक्सचर। अगर इक्वल टू 1 हुआ तो होगा स्टोइचियोमेट्रिक मिक्सचर। तो दोस्तों ये लीनियर मिक्सचर कब जरूरत पड़ता है, इसको अगर आपको समझना है तो ये डायग्राम आपको देखना पड़ेगा। ये डायग्राम में आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखिए ईडलिंग रेंज है, क्रूसिंग रेंज है, पावर रेंज है। इस रेंज में एयर मिक्सचर कैसे परिवर्तन करता है? तो देखिए पहले है रिच एयर मिक्सचर, ये है, ये रहा रिच एयर मिक्सचर का लाइन, ये रहा लीन एयर मिक्सचर का लाइन। और देखिए ईडलिंग का टाइम में ये रिच है, और देखिए ये लीन एयर मिक्सचर कब हो रहा है? जब क्रूसिंग का टाइम में ये लीन एयर मिक्सचर हो रहा है। क्रूसिंग का पूरा रेंज के टाइम में पूरा लीन एयर मिक्सचर है। उसके बाद पावर रेंज के टाइम में फिर ये रिच एयर मिक्सचर हो गया। तो साफ दिखाई दे रहा है कि क्रूसिंग रेंज के टाइम में एकमात्र लीन एयर मिक्सचर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। और ये आपको मेडिजी का जो PSU का जो किताब है उसमें आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन 4, ऑन ड्रिलिंग मशीन विच प्रोसेस इज नोन एज रेमिंग। ड्रिलिंग मशीन में रेमिंग प्रोसेस कौन सा है? यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा है? तो पहले दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो है एनलार्जमेंट ऑफ एग्जिटिंग होल, मतलब होल को एनलार्जमेंट करना। ये तो बोरिंग ऑपरेशन है तो ये नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है होल मेड बाय रिमूवल ऑफ मेटल अलोंग द होल सर्कमफरेंस, तो ये जो डेफिनेशन है ये है ट्रिपैनिंग का, तो ये भी नहीं होगा। सी देखिए स्मूथली फिनिशिंग एंड एक्यूरेटली साइजिंग और ड्रिलिंग होल, ये जो डेफिनेशन है ये करेक्ट रेमिंग का डेफिनेशन है। रेमिंग में होल का जो फिनिश होता है वो स्मूथली होता है और एक्यूरेट साइजिंग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, और ये आपको RS कुर्मी में मिल जाएगा। क्वेश्चन 5, द मेजरमेंट ऑफ अ थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी नोन एज टेम्परेचर इज बेस्ड ऑन। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी टेम्परेचर जो है वो कौन सा लॉ के ऊपर बेस किया गया है? देखिए पहला ऑप्शन है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले जीरोथ लॉ क्या है ये मैं आपको बता दूं। जीरोथ लॉ में बताया गया है कि A और B अगर दो बॉडी है और ये दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसका टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में है। C अगर बॉडी है और C बॉडी के साथ अगर B ये अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो A और C ये भी थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये जो टेम्परेचर बेस्ड ऑन लॉ है वो एकमात्र जीरोथ लॉ है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको ज़्यादातर किताब में मिल जाएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गवर्निंग मेथड यूज्ड ऑन डीजल इंजन। डीजल इंजन में कौन सा गवर्निंग मेथड यूज होता है? तो दोस्तों गवर्निंग सिस्टम क्या है, गवर्नर क्यों यूज़ किया जाता है? गवर्नर एक्चुअल फ्यूल सप्लाई जो होता है उसको कंट्रोल करता है, इससे मीन स्पीड कंट्रोल होता है। तो गवर्निंग सिस्टम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन ये दोनों का अलग है। तो पहले बता दें पेट्रोल इंजन में क्वांटिटी गवर्निंग यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एयर फ्यूल जो मिक्सचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। और ये है डीजल इंजन, डीजल इंजन में क्वालिटिव गवर्निंग यूज़ होता है। यहाँ पर कंट्रोल वाल्व कितना फ्यूल मिक्स होगा ये कंट्रोल करता है कंट्रोल वाल्व, और ये क्वालिटिव गवर्निंग डीजल इंजन में यूज़ होता है। इसका करेक्ट आंसर आप ए है। ये आपको RS कुर्मी और RK जैन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 7, ए मिक्सचर ऑफ गैस expands from 0.03 meter cube to 0.06 meter cube at a constant pressure of 1 megapascal
and absorbs 84 kilojoule of heat during the process. The change in internal energy of the mixture is, मतलब बोला गया है कि ये गैस का जो मिक्सचर है वो एक्सपांड कर रहा है, वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है वो 0.03 से 0.06 मीटर क्यूब एट अ कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, वो प्रेशर कितना है 1 मेगापास्कल, और एब्जॉर्ब कर रहा है 84 किलोजूल ऑफ हीट उस प्रोसेस के दौरान, और इसमें हमें निकालना है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा। तो दोस्तों पहले देखिए यहाँ पर बोला गया गैस एक्सपांड कर रहा है, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। और देखिए यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब हीट आ रहा है सिस्टम में, मतलब ये भी पॉजिटिव होगा हीट। और देखिए यहाँ पर बोला गया है कि कांस्टेंट प्रेशर पर 1 मेगापास्कल। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम थर्मोडायनामिक्स का पहला लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम जानते हैं कि डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, मतलब वर्क डन। और देखिए पहले ही कुछ देर पहले ही मैंने दिखाया था कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन जो होता है वो होता है पी डी वी, मतलब V2 माइनस V1। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अच्छा देखिए प्रेशर यहाँ पर कितना बोला है 1 मेगापास्कल, तो इसको अगर पास्कल में कन्वर्ट करें 1 × 10⁻6 पास्कल, और V2 कितना बोला 0.06 माइनस 0.03। अच्छा डी यू इज इक्वल टू, अब इसको देखिए ये 30 × 10³ ये जूल, और देखिए यहाँ 84 किलो जूल बोला है, मतलब 84 × 10³ लिख सकते हैं। तो 54 इसको इधर लाएं तो 54 × 10³ इज इक्वल टू डी यू, मतलब 54 किलो जूल इज इक्वल टू डी यू, मतलब करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन 9, द प्रोसेस ऑफ बेवलिंग शार्प एंड्स ऑफ अ वर्क पीस इज कॉल्ड एज, मतलब वर्क पीस का अगर एंड में आपको विबलिंग से बनाना है तो कौन सा प्रोसेस आप यूज़ करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है नार्लिंग। नार्लिंग मतलब नार्ल मतलब होता है डायमंड शेप पैटर्न। तो अगर वर्क पीस के अंदर ऊपर में अगर हमको डायमंड शेप पैटर्न बनाना है तो हम नार्लिंग ऑपरेशन यूज़ करेंगे, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए बोला गया ग्रूविंग। ग्रूविंग मतलब अगर वर्क पीस का डायमीटर को हम रिड्यूस करते रहें, मतलब कमाते रहें ओवर अ वेरी नैरो सरफेस, तो ये होगा ग्रूविंग ऑपरेशन, तो ये भी नहीं होगा, बी इज नॉट अ करेक्ट आंसर। देखिए सी है फेसिंग। फेसिंग मतलब एक्चुअली फेसिंग हम फ्लैट सरफेस करने के लिए करते हैं, तो फेसिंग भी नहीं होगा। डी ऑप्शन देखिए चेमफरिंग। चेमफरिंग ऑपरेशन में वर्क पीस का इनमें विबलिंग से किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ये आपको careerwright.com में मिल जाएगा, और RS कुर्मी का जो थ्योरी सेक्शन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। Question 10, a flat surface can be produced by a lathe machine if the cutting tool moves, मतलब काटिंग टूल कैसे मूव करने से लेथ मशीन में हमको फ्लैट सरफेस मिलेगा। तो दोस्तों फ्लैट सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए लेथ मशीन में फेसिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, और फेसिंग ऑपरेशन में काटिंग टूल को कैसे मूव करते हैं ये मुझे पूछा गया है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस, मतलब काटिंग टूल को पैरेलली अगर मूव करे एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्क पीस तो ये सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करेगा, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अगर मुझे सिलिंड्रिकल सरफेस चाहिए तभी हम काटिंग टूल को पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ वर्क पीस मूव करेंगे। तो फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए हम परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ वर्क पीस करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, और ये आपको careerwright.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज और आर परफॉर्म्ड ऑन अ लेथ मशीन। यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऑपरेशन लेथ मशीन में किया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है स्पॉट फेसिंग। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन ड्रिलिंग मशीन में होता है, और ये ड्रिलिंग ऑपरेशन में होता है, यहाँ होल का चारों ओर स्क्वायरिंग और स्मूथिंग किया जाता है, तो ये नहीं होगा, ये ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, ये लेथ मशीन में नहीं किया जाता है। देखिए सी ऑप्शन है रिएमिंग, ये भी ड्रिलिंग मशीन में किया जाता है, और यहाँ किया जाता है होल का एक्यूरेटली साइजिंग और फिनिशिंग किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। देखिए बी है पार्टिंग है ऑर्थोगोनल कटिंग, और यहाँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से लेथ में किया जाता है, तो एकमात्र बी इज़ द करेक्ट आंसर, तो इसका आंसर बी होगा, और ये आपको careerwright.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन 12, ड्यूरिंग एयर कंडीशनिंग whenever two or more streams of moist are mixed they follows,
मतलब एयर कंडीशनिंग में दो और दो से ज़्यादा जब मॉइस्ट जब मिक्स होता है तो ये कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है। तो दोस्तों जब एयर कंडीशनिंग में दो और दो से ज़्यादा जब मॉइस्चर मिक्स होता है तो ये प्रोसेस को एडियाबेटिक मिक्सिंग कहते हैं। मतलब यहाँ पर एडियाबेटिक मिक्सिंग होता है। तो ये जो है ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर, ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको gicmcq.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन 30, द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ अ पेट्रोल इंजन इज कंट्रोल्ड बाय। मतलब पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो कौन कंट्रोल करता है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन दिया गया है फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल पम्प, कार्बोरेटर। तो दोस्तों हम सब जानते हैं कि पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल रेशियो जो कंट्रोल करता है उसको कार्बोरेटर कहते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और ये ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में ही आपको मिल जाएगा। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म फॉर मैकेनाइज्ड मूवमेंट्स ऑफ कैरेज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो दोस्तों ये मैकेनिज्म समझने के लिए आपको पहले ये लेथ मशीन का फंक्शन देखना पड़ेगा, कौन कहाँ है, किसका क्या फंक्शन है। तो देखिए ये हेड स्ट्रोक है, ये पावर सबमिट कर रहा है, ये स्पिंडल और जॉब को। और देखिए ये है टेल स्ट्रोक, ये टेल स्ट्रोक क्या कर रहा है, जॉब को सपोर्ट दे रहा है। ये टूल पोस्ट है, ये टूल स्लाइड है, ये क्रॉस स्लाइड है। और ये जो आपको दिख रहा है ये गोल, ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स को कहते हैं एप्रॉन। और यहाँ पर हर एक तरह का मैकेनिज्म रहता है, बहुत मैकेनिज्म रहता है, ये पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल करता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोला गया है मैकेनाइज्ड मूवमेंट्स ऑफ कैरेज अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, तो ये क्या है मैकेनिज्म, ये बोला गया फॉलोइंग इज अ मैकेनिज्म। तो यहाँ पर ये एप्रॉन बॉक्स करता है, ये पूरा मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, यहीं से पूरा मैकेनिज्म कंट्रोल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, और ये आपको careerride.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन 15, द कंप्रेशन रेशियो फॉर पेट्रोल इंजन इज। मतलब पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना होता है। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये एक्चुअली वेरी करता है 5 to 10, ये आपको ज़्यादातर किताब में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ डेटा कहीं अलग थोड़ा सा आसपास रह सकता है, जैसे 5 to 8 है, 6 to 10 हो सकता है, किसी किताब में 6 to 10 है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है 5 to 8। क्वेश्चन 16, नॉकिंग टेक प्लेस इन CI इंजिन्स। CI इंजन में नॉकिंग कब होता है। पहला ऑप्शन है एट द स्टार्ट ऑफ कम्बक्शन, कम्बक्शन से पहले होता है। दूसरा ऑप्शन है एट द एंड ऑफ द कम्बक्शन, मतलब कम्बक्शन के बाद होता है। सी ऑप्शन है ड्यूरिंग कम्बक्शन, मतलब कम्बक्शन के टाइम होता है। या डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए दोस्तों नॉकिंग जो CI इंजन मतलब डीजल इंजन में स्टार्ट ऑफ द कम्बक्शन होता है, क्योंकि डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है और वो क्या करता है कम्बक्शन को डिले कर देता है। इसलिए डीजल इंजन में स्टार्ट ऑफ द कम्बक्शन मतलब ए जो है एट द स्टार्ट ऑफ द कम्बक्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 17, विच मेटल हैज़ गुड वेल्ड एबिलिटी कंपेयर्ड टू द रेस्ट। मतलब यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सा मेटल का वेल्डिंग एबिलिटी जो है वो सबसे बेहतर है, बाकी सब जो ऑप्शन दिए गए उससे बेहतर है। तो दोस्तों ये वेल्डिंग एबिलिटी जो होता है, वेल्ड एबिलिटी समझने के लिए आपको और एक चीज़ जानना पड़ेगा, वो है हार्ड एबिलिटी। मतलब कार्बन परसेंटेज अगर मटेरियल का जितना ज़्यादा होगा वो उतना हार्ड होगा। मतलब ये हार्ड एबिलिटी और वेल्ड एबिलिटी जो है वो पूरा रिवर्स होता है, मतलब रेसिप्रोकल होता है। मतलब वो बढ़ेगा तो ये कमेगा, ये बढ़ेगा तो वो कमेगा। तो दोस्तों तो क्यों होगा, मतलब हार्ड होने से क्या प्रॉब्लम होगा। हार्ड होने से क्या होता है, मटेरियल को हार्ड होने से उसमें मार्टेनसाइट फॉर्म, अगर हीट जब हम उसको वहाँ पर जो वेल्डिंग करने के टाइम में जो हीट होगा उसमें वहाँ मार्टेनसाइट फॉर्म क्रिएट कर सकता है मटेरियल का, उससे क्या होगा वहाँ पर क्रैक फॉर्मेशन हो सकता है। ये प्रॉब्लम को मतलब इस प्रॉब्लम के कारण वेल्डिंग एबिलिटी जो है वो सबसे बेहतर होता है जिसका कार्बन परसेंटेज कम होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो माइल्ड स्टील दिया गया है यहाँ पर इन सबसे कम परसेंटेज है माइल्ड स्टील का कार्बन, और इसलिए इसका वेल्डिंग एबिलिटी जो है वो सबसे बेहतर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन 18, इट इज़ अ एक्सियली डिस्टेंस मूव्ड बाय द थ्रेड पार्ट। मतलब थ्रेड एक्सियली जो डिस्टेंस मूव करता है उसको हम क्या कहते हैं, मतलब जितना डिस्टेंस एक्सियली मूव करता है थ्रेड पार्ट उसको हम क्या कहते हैं। पहले देखिए ऑप्शन पिच मतलब एक थ्रेड से एक थ्रेड का जो डिस्टेंस है उसको हम पिच कहते हैं। और लीड मतलब होता है एक टर्न में थ्रेड कितना एक्सियली डिस्टेंस मूव कर रहा है,
इसी को हम लीड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो पूछा गया था, थ्रेड एक्सियली डिस्टेंस जो मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस जो मूव कर रहा है इसको हम लीड कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन 19, केमिकल नेम ऑफ R22 इज, मतलब R22 जो रेफ्रिजरेंट है उसका केमिकल नेम क्या है। तो दोस्तों केमिकल नेम और केमिकल फॉर्मूला, ये जो आप किसी भी रेफ्रिजरेंट का निकाल सकते हो, आपको ये 3 चीज़ याद रखना पड़ेगा। पहला है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अगर हुआ, मतलब R2R1, R12, R134, R22, अगर ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो उसके लिए एक डिज़ाइन किया गया है, स्पेसिफिक एक केमिकल फॉर्मूला किया गया है, जैसे CmHn FP एंड ClQ। और इसका जनरेट करने के लिए इसके माध्यम से आपको निकालना पड़ेगा। जैसे R134 है तो जैसे Rm-1 n+1p ऐसे डिज़ाइन किया गया, मतलब 1 = m-1, 3 = n+1, 4 = p और n+p+q = 2m+2। ये किसके लिए है? ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हुआ तो क्या होगा? तो जैसे 1150, तो 1 जो है वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद m-1 n+1p लिखेंगे। इसके लिए 2m+2 जो था पहले वो यहाँ पर 2m रहेगा, सेम है। ऐसे करके हम 1150 का भी निकाल सकते हैं। और जो इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का निकालने का एकदम सिंपल है, R700 प्लस मोलिकुलर वेट ऑफ रेफ्रिजरेंट। जैसे ये अगर मैं एमोनिया लूँ तो एमोनिया का क्या होगा? N14 और हाइड्रोजन 3, मतलब 17, टोटल 17, तो 717 होगा, R717 होगा एमोनिया का रेफ्रिजरेंट नेम। तो ऐसे करके हम सिंपली निकाल लेते हैं। मुझे यहाँ पर दिया गया है R22, तो R22 कैसे निकालेंगे दोस्तों? मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ये डिज़ाइन जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। Rm-1 n+p n+1 p और n+p+q = 2m+2। ये आपको, ये दोनों से आपको कंपेयर करके निकालना है, इससे कंपेयर करना है। तो देखिए m-1 = 2, सॉरी यहाँ पर 0 = होगा, 0 = m-1, क्योंकि 3 से, तो m-1 = 0, m = 1, m = 1 निकला, n+1 = 2, मतलब n = 1 निकला। और देखिए p = 2, p = 2। तो देखिए मुझे फिर अगर इस फॉर्मूला में अगर मैं बैठा हूँ तो q का वैल्यू निकल जाएगा, मतलब n1 निकला है, p2 है, q हमको निकालना है और है 2m, m मतलब 1, मतलब 4। तो देखिए q = 1 निकला। तो जो केमिकल जो फॉर्मूला है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो फॉर्मूला है वो है CmHnFpClQ। तो देखिए m का वैल्यू कितना निकला है? 1, तो मैं m की की जगह 1, m की जगह 1 बैठा रहा हूँ। n कितना निकला है? n निकला है 1, तो n की जगह 1 बैठा रहा हूँ। p कितना निकला है? p निकला है 2, तो F2। Cl कितना निकला है? Q निकला है 1, मतलब ये है फॉर्मूला के CHClF2। मतलब देखिए जो पहला जो ऑप्शन दिया गया था CHClF2, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, मतलब जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया एब्सोल्यूट प्रेशर = गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा ऑप्शन दिया गया गेज प्रेशर = एब्सोल्यूट प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब यहाँ पर एक्चुअली एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो रिलेशन है वो हमें जानना चाहता है कि कौन सा करेक्ट है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि
ये अगर वैक्यूम हुआ, ये अगर नीचे वाला लाइन जो है ये प्रेशर जहाँ पर 0, ये अगर वैक्यूम लाइन हुआ, यहाँ से 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, यहाँ से ये एटमॉस्फेयर प्रेशर काउंट किया जाता है। और ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है ये फुल होता है ऊपर से, अगर टोटल ये हुआ, ये एब्सोल्यूट प्रेशर है। देखिए यहाँ से एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो कौन सा करेक्ट होगा? देखिए पहला ऑप्शन ही दिया गया है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये आपको आर एस कोड में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 5। मतलब COP रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो रेफ्रिजरेटर है उसका बता दिया गया है COP इज इक्वल टू 5। द रेशियो ऑफ हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, मतलब यहाँ पर हायर टेम्परेचर T2 बोला गया है और T1 इज़ अ लोएस्ट टेम्परेचर। तो ये दोनों का जो रेशियो है ये हमको निकालना है। तो पहले दोस्तों आपको बता दें कि COP जो रिवर्स कार्नोट साइकिल का जो फॉर्मूला है वो लोएस्ट टेम्परेचर ऊपर में होता है T1, उस नीचे होता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5। तो इसको अगर हम बोथ साइड को अगर रिवर्स करें, T2 माइनस T1 बाई T1 इज इक्वल टू 1/5। तो T2 बाई T1 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/5। तो देखिए T2 बाई T1 इज इक्वल टू 6/5, मतलब 1.2। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर होगा डी। क्वेश्चन 22, इन अ रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द वर्क इनपुट इज मिनिमम व्हेन कंप्रेशन इज, मतलब एयर रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर में वर्क इनपुट जो होता है वो सबसे मिनिमम कौन सा प्रोसेस में होता है। तो दोस्तों ये यहाँ पर बहुत सारा प्रोसेस है, मैं ये कंप्रेशन, ये जो है कंप्रेसर का डायग्राम PV डायग्राम वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो देखिए ये है वॉल्यूम इधर प्रेशर, और देखिए ये है सबसे कम जो जिसका स्लोप है आइसोथर्मल है, उसके बाद पॉलीट्रॉपिक, उसके बाद एसेंट्रोपिक। तो हम जानते हैं कि PVN इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का, PV टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये था पॉलीट्रॉपिक। n का वैल्यू अगर 1 हुआ, मतलब कम हुआ, n का वैल्यू 1 हुआ, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। अगर एसेंट्रोपिक प्रोसेस में n का वैल्यू जब गामा हो जाता है। तो दोस्तों जब स्लोप जितना कम होगा वर्क डन एरिया भी उतना कम होगा। देखिए इसका जो आइसोथर्मल का वर्क डन एरिया है वो क्या है, ABC1P2, मतलब ये एरिया है। एसेंट्रोपिक देखिए सबसे ज़्यादा एरिया है इसका ABC2P2, मतलब इतना ज़्यादा इसका एरिया है। तो इसका सबसे वर्क डन सबसे मैक्सिमम किसका होगा, एसेंट्रोपिक का, और सबसे मिनिमम किसका होगा, आइसोथर्मल का, क्योंकि आइसोथर्मल में ये स्लोप सबसे कम है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला जो है आइसोथर्मल का प्रोसेस का वो है ये 2.3 A1V1 ln R। और ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको RK जैन RS कुर्मी में मिल जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा C। क्वेश्चन 23, विच प्रोसेस स्क्वीजेस मेटल्स इनटू पिक्स एंड ट्रफ्स विथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो दोस्तों ये जो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर जो दिया गया है डेफिनेशन, ये कौन सा प्रोसेस का है। देखिए पहला है ग्रूविंग। ग्रूविंग मतलब हम सब जानते हैं कि ग्रूविंग में वर्क पीस का जो डायमीटर है उसको हम रिड्यूस करते हैं ओवर अ वेरी नैरो सरफेस। तो इसका डेफिनेशन ग्रूविंग है, तो ये नहीं होगा। देखिए रेमिंग में पहले ही बता चुका हूँ कि रेमिंग में होल को एक्यूरेटली साइजिंग और फिनिश किया जाता है, तो ये रेमिंग में नहीं होगा। लेकिन दोस्तों देखिए नार्डलिंग ऑपरेशन में पहले बता चुका हूँ कि नार्ड में नार्ड किया डायमंड से पैटर्न किया जाता है वर्क पीस के ऊपर। लेकिन डायमंड से पैटर्न जो होता है वो मेटल को स्क्वीज करके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के माध्यम से होता है। तो ये एक्चुअल इसका आंसर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ये नार्डिंग ऑपरेशन में होता है। ये आपको careerite.com में मिल जाएगा। क्वेश्चन 24, कार्बोनाइजिंग फ्लेम इज़ नॉर्मली यूज टू वेल्ड, मतलब कार्बोनाइजिंग फ्लेम में यहाँ जो मेटल दिया गया है इसमें किसको वेल्ड किया जाता है। तो दोस्तों पहले आपको बता दें कि गैस वेल्डिंग में जो थ्री टाइप का जो गैस वेल्डिंग होता है, जैसे न्यूट्रल फ्लेम गैस वेल्डिंग, ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग, उसका कार्बोनाइजिंग फ्लेम गैस वेल्डिंग, यह जो होता है यहाँ पर सिर्फ कार्बोनाइजिंग का पूछा गया है। तो देखिए रॉड आयरन जो है, रॉड आयरन तो हम जानते हैं न्यूट्रल में किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम में। कॉपर एल्युमिनियम ये भी किया जाता है ऑक्सीएसिटिलीन में, सिल्वर न्यूट्रल में किया जाता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जो है वो कार्बोनाइजिंग फ्लेम में किया जाता है। कार्बोनाइजिंग फ्लेम में और भी सब मेटल है कुछ उसका भी किया जाता है, जैसे निकेल।
निकेल को किया जाता है, मोनेल जो मोनेल मेटल जो है वो एलॉय है उसको भी किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टेनलेस स्टील है 24 का 24 का ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 25, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए पहले बता दें दोस्तों आपको, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 0, मतलब dt इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए पहला टेम्परेचर इंक्रीजेज ग्रेजुअली, जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो ये ऑप्शन गलत है। और एंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ये सब के बारे में यहाँ कोई सा भी परफेक्ट नहीं दिया गया है। तो आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखिए बी वाला ऑप्शन क्या गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। तो ये कैसे होता है पहले देख लीजिए। हम जानते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डी यू इज इक्वल टू सी वी डी टी। तो सी वी डी टी मतलब मुझे पहले ही निकालने हैं कि 0, तो सी वी इंटू 0 मतलब 0। देखिए इंटरनल एनर्जी 0 निकला। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी।